दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है द हंटिंग फियर। इस चैनल पर मैं करण सिंह आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और हमारे सब्सक्राइबर हमें शेयर करते हैं। हमारी जीमेल आईडी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो उसे आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं करण सिंह उसे रिकॉर्ड करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले जो आप हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो इसलिए लेके आता हूँ ताकि किसी की गलती आपके लिए सीख बन सके। आज का जो रियल इंसिडेंट है उससे आपको बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वहाँ पे जो स्ट्रगल होते हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हमारे ऊपर ही कभी कभार भारी पड़ जाते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें गगन ने शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं गगन की कहानी, खुद उसी की जुबानी। गगन, जो कि लखनऊ की एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन गगन की आंखों में एक सपना था कि उसे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं। और इसी सोच के साथ वो अपने एक दोस्त विनय के साथ आते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली का मुखर्जी नगर, जो कि हब है एक इंस्टीट्यूशनल एरिया का, जहां पर हर कोई इंसान अपने अपने स्टेट को छोड़ के कैसे न कैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। अब मैं थोड़ा सा विनय के बारे में आपको बताता हूं। विनय, जो कि गगन के दोस्त थे, लखनऊ के ही रहने वाले थे, साथ में स्कूलिंग की थी और इनके पापा भी प्राइवेट जॉब करते थे। तो दोनों के पापा ही प्राइवेट जॉब करते थे। ये दोनों 2017 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आए थे। और ये वहां पर जाने के बाद एक एक घर में पूछते जा रहे थे कि क्या यहाँ पर पीजी अवेलेबल है, क्या यहाँ पर फ्लैट अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये सिचुएशन बन जाती है जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास बजट थोड़ा लो होता है। पूरे दिन इन लोगों ने धक्के खाए और अचानक से मुलाकात होती है इनकी दो और लड़कों से, जिनका नाम था साहिल और कपिल। अब मैं इन दोनों का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। जो साहिल थे, उनके पापा रेलवे में थे और वो काफी अच्छा अर्निंग करते थे। और जो कपिल थे, उनके पापा पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में। वो भी काफी अच्छा अर्निंग करते थे। तो कपिल के पापा ऑलरेडी दिल्ली के पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, लेकिन कपिल की जिद थी कि मेरे को मुखर्जी नगर में दूर रहकर पढ़ना है ताकि मैं घर के कामों में ना फंसा रहूं। इन दोनों का बैकग्राउंड, साहिल और कपिल का, काफी अच्छा था। जो साहिल थे वो सोनीपत से बिलोंग करते थे, गबरू जग थे, जो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे मुखर्जी नगर में। चारों की मुलाकात होती है और चारों डिसाइड करते हैं कि भाई मिलके ढूंढते हैं कहीं पर अच्छा सा फ्लैट और शेयरिंग में रहते हैं। व्यवहार चारों का बहुत अच्छा था, एक दूसरे से बनने लग गई थी। गगन ने मुझे बताया कि भाई हम चारों धक्के खाते हुए पहुंच गए एक सरदार फैमिली के सामने। सरदार जी से इन्होंने पूछा, जो अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे, कि यहाँ पर कोई फ्लैट अवेलेबल है। तो सरदार जी ने बोला कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली है, फर्स्ट फ्लोर पर आप रूम ले सकते हो। बहुत बड़ा रूम तो नहीं है, बट स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं वहां पर। तो ये चारों पूछते हैं कि रेंट कितना है। तो सरदार जी बताते हैं कि 20,000 रुपए रेंट है, आप चारों 5,000 दे देना। कपिल और साहिल को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गगन और विनय को बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से आए थे जहां पर पैसा, एक एक पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता था। ये चारों ऊपर जाते हैं और देखते ही ये उसको ओके कर देते हैं। लेकिन इस घर में घुसते वक्त गगन और विनय की नजर पड़ती है एक बेसमेंट की तरफ जाते हुए दरवाजे पर। उस दरवाजे के ऊपर एक ताला लगा हुआ था और बास में अब ताले के ऊपर लाल कपड़ा लिपटा हुआ था। और गगन और विनय एक दूसरे को अजीब सा लुक देते हैं, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि इतने कम प्राइस में वहां पर आपको रूम मिल ही नहीं सकता। एक बंदा 5,000 में रुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो सरदार जी थे, जो इन्हें ऊपर छोड़ने आए थे फर्स्ट फ्लोर पे, इनसे रेंट लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं और रेंट एडवांस ऑब्वियसली चलता ही है दिल्ली में। वो पैसे लेकर नीचे चले जाते हैं। ये लड़के इस चीज की खुशी मना रहे थे कि चलो भाई, फाइनली हमें एक रूम मिल गया। काफी लंबी बातें चलती हैं फैमिली के बारे में, घर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। उसके बाद
ये लोग सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं और एक अच्छी कोचिंग ढूंढने निकलते हैं। एक अच्छी कोचिंग उन्हें मिलती है अफोर्डेबल, जहां पर चारों उसी कोचिंग में पहुंच जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। ये कोचिंग जाते थे, वापस आते थे, पढ़ते थे, सब बहुत बढ़िया था। पढ़ाई में मन लग रहा था, घर पे बात हो जाती थी। 2007 की बात है। इनके पास कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे। ये अपने घर पे भी सारे अपडेट देते रहते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेशर था वो था गगन और विनय पे, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से आए थे जहां पर इनके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। कुछ ही महीने बीते थे। जब दिवाली का टाइम आ गया था तो ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे, भाई दिवाली में घर जाना है नहीं जाना है। तो जो गगन और विनय थे वो तो बोलते कि देख भाई, हम तो लखनऊ से हैं और रास्ता 12 घंटे का है, तो हमारा तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा। अगर तुम दोनों में से किसी को जाना है तो तुम देख लेना। अब जो कपिल थे उनके पापा पुलिस में थे, तो उन्हें दिल्ली में ही क्वार्टर मिले हुए थे। तो कपिल बोलते, भाई मेरा तो रास्ता भी ज्यादा नहीं है और मेरे पापा तो मुझे दिवाली पे यहाँ रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि फैमिली में मैं एक लौता हूँ। तो जो साहिल थे वो बोलते हैं, भाई कपिल जा रहा है तो क्या हुआ, मैं तो तुम दोनों के साथ ही रहूंगा। ये लोग बहुत अच्छे से इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं। फिर गगन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, वो जो सरदार जी थे ना, उनके साथ कोई तो दिक्कत थी, मतलब वो हमें खुश देख नहीं सकते थे। कैसे, इसके ऊपर हम आते हैं। गगन ने बताया कि जब भी हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग से वापस आते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम अपने जो दोस्त थे कोचिंग वाले, उनको थोड़ी ना ला सकते थे। तो जब हम नीचे खड़े होके मजाक मस्ती करते थे तो सरदार जी अजीब तरीके से गुस्सा करने लगते कि यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके बात कर लो, हमें डिस्टर्ब मत करो, अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाके बात कर लो, इनके घर पे जाके बात कर लो। लेकिन जब दिवाली आई तो सबसे पहले एक हफ्ते पहले कपिल के पापा आए और उसे लेके चले गए। अब बात आती है साहिल, गगन और विनय की। 2 दिन ही बीते थे, अपनी कोचिंग से वापस आते हैं तो जो सरदार जी थे वो गगन को फोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा रात के टाइम कॉल आता है। बोलते हैं, गगन बेटा एक काम करोगे, बेसमेंट थोड़ा सा साफ करवा दो हमारे साथ मिलके और बल्ब चेंज करवा दो, क्योंकि सालों सालों से बेसमेंट खुला नहीं है और दिवाली का टाइम है तो अंधेरा अच्छा नहीं रहता घर में। तो गगन बोलता है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत, हमें तो मिठाइयाँ खाने को मिल जाएगी, सरदार जी अगर खुश हो गए तो ये तीनों शाम को उतरते नीचे और सरदार जी को बोलते हैं, अंकल चाबी, ताले की चाबी दे दो, हम सफाई करवा देते हैं, थोड़ा हेल्पिंग वगैरह जो भी होगी हम करवा देंगे। तो जो सरदार जी थे वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि चाबी तो पता नहीं कहाँ होगी इसकी, तुम एक काम करो, इसे तोड़ दो। तो गगन बोलता है, अंकल आपका ताला है, हम क्यों तोड़े, आप तोड़ दो इसे। तो सरदार जी बोलते हैं, बेटा मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे से क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब विनय और गगन को हिंट मिल रही थी कि यार कुछ सही नहीं है, मतलब इस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ है और सरदार जी फोर्स कर रहे हैं तुम तोड़ दो। अब साहिल जो था बेचारा जाट बंदा, वो आगे आता है, बोलता है कि अबे क्या हो गया, मदद कर देते हैं इनकी। और वो बाहर से ईंट लेके आता है, ताले को घुमाते हैं और 4-5 चो मारते हैं और ताले को तोड़ देते हैं। अब सबसे पहले साहिल ही नीचे उतरा, फिर गगन, फिर विनय। इन्हें दिखता है जैसे दीवार पे ना कोई आकृति बनी हुई है, मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कोई देवता को स्थापित कर रखा है वहां पे। फिर भी ये ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो सरदार जी बल्ब आगे करते हैं और साहिल को सीढ़ी पकड़ाई जाती है। अपने कीपैड वाले फोन की टॉर्च ऑन करते हैं, तब जब साहिल ऊपर चढ़ता है और बल्ब लगाता है चेंज करके, जैसे ही बल्ब ऑन होता है भाई इनकी नजर पड़ती है सामने वाली दीवार पे। वहां पर गोबर से लेप कर किसी अजीब से देवता को बनाया गया था और उनकी जो आंखें थीं उन देवता की, वो बोलते हैं ना कि काले कलर के जैसे क्रिस्टल, कुछ अजीब सी मतलब चमचमाती हुई आंखें उनकी बना रखी थीं। साहिल उस तरफ देखते हुए नीचे उतरना शुरू करते हैं और उन देवता के सामने एक प्लेट रखी हुई थी। प्लेट के ऊपर एक लोटा था। साहिल ने ध्यान नहीं दिया नीचे और अचानक से उसका पैर लगता है और वो लोटे के अंदर राख थी, वो उसके पैर पे गिर जाती है। तो सरदार जी बौखला जाते हैं कि क्या है, तुमसे एक काम बोला ये भी नहीं हुआ तुमसे। तो भाई इन बच्चों ने कुछ नहीं बोला और ये ऊपर आ गए। इसके बाद क्या हुआ, दिवाली से 3 दिन पहले जब ये सारी चीजें चली रही थी
तो साहिल के घर पर से फोन आ गया और विनय और गगन के घर से फोन आ गया कि तुम दिवाली वाले दिन वहां थोड़ी ना रुक सकते हो, घर आ जाओ। तो फोन आने के बाद ये तीनों भी डिसाइड करते हैं भाई चलते ही हैं, जब घर वाले इतना बुला रहे हैं तो जो साहिल था वो भी सोनीपत निकल गया। अब दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद ये लोग 1 हफ्ते बाद वापस आते हैं और वापस आते कौन है? गगन और विनय। वापस जब पहुंचते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ आए थे लखनऊ से, वापस आने पर ये देखते हैं कि कपिल है, साहिल नहीं है। तो जब शाम को गगन और विनय कपिल के साथ बैठते हैं तो कपिल को बोलते हैं यार तेरी बात हुई है साहिल से, साहिल आया क्यों नहीं? और एक्चुअल में जो कपिल का घर था वो सोनीपत से ही था, उनके पापा की दिल्ली पुलिस में थी तो क्वार्टर मिले हुए थे, तो वो सोनीपत ही गए थे। तो सोनीपत में साहिल के घर से इनका घर सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूर होगा। तो जब इन्होंने पूछा गगन और विनय ने, तो कपिल ने बोला यार कि साहिल की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है यार, मतलब मैं दिवाली पे गया था और उसके घर वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया, बोल रहे हैं कि वो बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज कर रहे हैं घर पे। तो गगन और विनय पूछते हैं कि एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज? तो कपिल बताते हैं यार पता नहीं साहिल को क्या हो गया, छोटी दिवाली से उसके अंदर से अजीब अजीब सी हरकतें शुरू हो गई और मेन दिवाली वाले दिन तो उसने हद पार कर दी। तो गगन और विनय पूछते हैं कि क्या हुआ? तो बताते हैं यार दिवाली वाले दिन ना वो रात को अपने घर से निकल गया, पता नहीं कहां पे गया, और गांव के पता नहीं किस अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया और वहां पे अजीब अजीब से निशान बनाने लगा, ट्रायंगल के, सर्कल के। लोग घबरा जाते हैं। गगन और विनय की यार इस बंदे को पता नहीं है, हमें लग रहा है कुछ गलत है यार, वो बेसमेंट वाली एक्टिविटी बता दें इसे। अब विनय और गगन आपस में देख रहे होते हैं, बता दे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जाकर साइड में बात करने लग जाते हैं। तो कपिल बोलता है कि तुम दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो भाई, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? तो गगन और विनय बोलते हैं कि भाई देख हमें लग रहा है कि ना यार यहाँ ना नीचे कुछ ठीक नहीं है। तो कपिल बोलता है मतलब? तो ये दोनों कपिल को बताते हैं कि जब तू यहाँ से चला गया था पापा के साथ 1 हफ्ते पहले दिवाली के, तो सरदार जी का फोन आया और ऐसे ऐसे नीचे पीछे बेसमेंट की कहानी बता दी। तो कपिल ने बोला यार तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तुम्हें पता है साहिल कितना ज्यादा परेशान हो रखा है, साहिल बुरी तरीके से पोजेस्ड हो रखा है और तुमने मुझे बताया नहीं। तो ये भी बोलते हैं कि तूने भी हमें शाम को कहां बताया, अभी तूने बताया तो हमने बता दिया। अब होता क्या है, जो कपिल है वो अपने पापा को फोन करते हैं कि पापा ऐसे ऐसे हो रखा है, और कपिल के जो पापा थे वो पुलिस में थे। वो फोन करते हैं साहिल के घर पे, क्योंकि ये पड़ोसी थे, 1-2 किलोमीटर दूर थे। तो कपिल के पापा उनके घर पर फोन करते हैं साहिल के कि बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और कपिल उस टाइम था नहीं, अभी तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो साहिल की फैमिली थी वो फटाफट से मुखर्जी नगर आती है ट्रैवल करके सोनीपत से, और आते टाइम अपने साथ एक पंडित जी को लेके आती है। तो साहिल की फैमिली सरदार जी के पास पहुंचती है और वहां पर प्रेशर बनाती है कि हमारे लड़कों को क्या हुआ है, तुमने इनसे क्या करवाया है, बेसमेंट लॉक कर रखा है, दिखाओ इसके अंदर क्या है। तो ये पूरे ठस्से देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो खोल दो ना इसे, मैं देख लेता हूं एक बार। भाई बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के बाद वो अपना बेसमेंट खोलते हैं, पंडित जी नीचे जाते हैं और पंडित जी 15-20 मिनट रुके होंगे। पंडित जी वापस आते और बोलते हैं कि नीचे तो एक आत्मा बांध रखी है, नीचे कोई आत्मा प्रेत बांधा हुआ है इन्होंने। तो सरदार जी के ऊपर पूरा दबाव बनाया जाता है, क्योंकि उनके कपिल के पापा पुलिस में थे, वो भी वहीं खड़े थे, साहिल के पापा रेलवे में थे, वो भी वहीं खड़े थे, और साहिल की हालत के बारे में बता ही दिया था। दोनों बच्चे भी वहीं थे, गगन और विनय, उन्होंने तो आंखों से सब कुछ देखा था। तो सरदार जी ने बताया कि बचपन में हमारा ऐसा एक बच्चा था, उसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो जो सरदार जी की वाइफ थी वो तंत्र विद्या में थी, उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को सही करने के लिए कुछ तंत्र विद्या करी। बच्चा तो बचा नहीं और उसके आत्मा को इन्होंने बेसमेंट में बांध लिया। अब जब तक वो बच्चा था
वो बच्चों वाली हरकत करता था। अब इसको ये नहीं बोल सकते बेसमेंट में बांध लिया, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब सरदार जी की वाइफ का मन करता था वो बेसमेंट में बच्चे से मिलने जाती थी, तो बच्चा पहले तो बच्चों की तरह दिखता था, फिर जब उसकी उम्र बड़ी हो गई तो वो अजीब अजीब सी हरकत करता था, थाली फेंकता था, पूजा के दौरान अजीब अजीब सी एक्टिविटी करता था, मतलब स्पिरिट ईविल हो रही थी। इस चीज को आप समझ सकते हो। जाते हुए अगर आत्मा को आप बांध लोगे तो फिर क्या ही होगा, यही होगा। तो इन्होंने क्या करा, किसी पंडित से बात करके उस बेसमेंट को लॉक करवा दिया। और जब इनके घर में ये चीजें रुकी ही नहीं तो इन्होंने क्या करा, अपने जो बच्चे थे जो बाद में हुए थे ना, अब रोड भेज दिया। सबने भाई देखा ध्यान से, वाह सरदार जी, आपने तो बहुत बढ़िया कर्म कर दिए। हमारे लड़के का क्या होगा अब, साहिल का? अब इनके पंडित जी बोले, फटाफट से चलो, साहिल के पास वक्त बहुत कम है। ये कपिल, कपिल के पापा, साहिल की फैमिली, गगन और विनय तो यही रह गए थे। उन्होंने अपनी फैमिली को बताया तो फैमिली वालों ने उन्हें भी वापस बुला लिया था। तो ये वापस जाते सोनीपत में, और सोनीपत में भाई साहिल का इलाज चलता है। वहां पर पहुंचने के बाद साहिल बहुत ज्यादा पोजेस्ड था, उसके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं और साहिल को एक ताबीज दिया जाता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गगन ने मेरे को बताया भाई कि साहिल के चेहरे का जो नूर था ना, वो कहते ना एक अट्रैक्शन था, ग्लो था, सब खत्म। उसके डार्क सर्कल्स आ गए, बहुत ज्यादा वेट कम हो गया, 6 फुट का लड़का ऐसा मरियल सा हो गया। कुछ टाइम बाद ही चीजें सही हुई थी। तो उसके बाद कपिल, विनय, गगन, साहिल ये सारे दोबारा मिलते हैं 1-2 महीने बाद, और फिर दोबारा कोई पीजी ढूंढते हैं। इस बार जो उन्हें पीजी मिलता है वो मिलता है 2nd फ्लोर पे। भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन इन्हें लगा, यार काफी टाइम हो गया, कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कहीं बाहर घूमने जाते हैं। और इन्होंने सोचा कुछ दूरी पे ही एक स्विमिंग पूल है, चलो वहां चलते हैं। सर्दी का टाइम था, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा यार स्विमिंग पूल बढ़िया है, थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, सब सही रहेगा। अब ये एक ऐसी गलती थी जो साहिल को बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये लोग वहां पर जाते हैं, स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। साहिल ने ताबीज पहना हुआ था और साहिल ताबीज समेत ही पानी में उतर जाता है। और जैसे ही साहिल पानी में उतरता है तो उसका ताबीज उसके गले से निकल जाता है। साहिल उठकर देखता है पानी के ऊपर तो ताबीज बह रहा होता है। वो फटाफट ताबीज को वापस गले में रख लेता है। अब ये लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन जो साहिल था वो किसी को भी नहीं बताता कि ताबीज वाला ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वो ना जाग कोने में बैठ जाता है और सारे उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। और साहिल को कहीं ना कहीं इस चीज की खबर हो गई थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मेरे को मना करा गया था इस ताबीज को मत उतारना। तो जो कपिल वगैरह थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ साहिल, इतना परेशान क्यों है तू, सब ठीक तो है? तो उसने बोला, यार आज मैं पानी में ऐसे कूदा था ना, डुबकी मारते टाइम मेरा ताबीज उतर गया था। तो वो बोले कि चल कोई नहीं भाई, हो सकता है कि उतराओ, 2-3 सेकंड के लिए तूने पहन लिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम कर, सोच समझ ज्यादा। फिर भी कल हम मॉर्निंग में एक काम करेंगे, तेरे घर पर फोन कर लेंगे कि ऐसे ताबीज उतरा था, तो कुछ होगा तो वो बता देंगे। उस रात ये लोग सोए। गगन ने बताया रात के 2:30 बज रहे थे। पहले उस घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। उस घर में आगे भी गेट थे और पीछे भी गेट थे, मतलब पीछे से जाने का रास्ता था टेरेस पे। तो 2:30 बजे गेट नॉक होता है और गेट पे खड़े थे पुलिस वाले, और वो गगन को बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, एक बार पीछे वाले गेट से लेके चलते हैं टेरेस पे। तो गगन देखते हैं कि भाई साहिल कहाँ है। अब आप समझ सकते हो, जब वो टेरेस पे ऊपर गए तो तब तक साहिल जा चुका था। हल्ला मच गया। वहां पर साहिल की फैमिली आई, सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए और फिर
उसके बाद सारी चीजें खुलकर आईं कि साहिल को जो चीज थी वो दोबारा पोजेस करके अपने साथ ले गई। बस गगन ने आखिरी में बोला कि भाई गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने भाई जैसा एक दोस्त खो दिया। गगन ने बोला मैं साहिल से बहुत प्यार करता था और हम तीनों चारों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बोला हम चारों इतनी ज्यादा पढ़ाई करते थे, इतना सब कुछ सही करते थे, अगर हम लगते ना तो चारों पक्का गवर्नमेंट जॉब लग जाते। लेकिन जो इंसिडेंट वहां पे हुआ ना, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ो मुखर्जी नगर हम कभी देखना भी नहीं चाहते। हमारे लिए वो इतनी मनहूस जगह है। मेरी गगन से ही बात हुई थी और इतनी भी बात नहीं हुई कि मैं दोबारा से उनका पास्ट पूरा का पूरा खुरेद दूं, उखाड़ दूं और फिर वही सब कुछ उनके दिमाग में आ जाए। फिर बोलते हैं ना कि वक्त आगे बढ़िए, तो जो गगन और विनय थे वो तो एक ही गांव के थे, लेकिन कपिल से भी बातें बंद हो गईं और फिर चीजें जाकर आगे चेंज हो गईं। गगन ने मुझे पर्सनली ये बोला भाई कि इस मैसेज को देना सभी के पास पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी हमारी तरह ना फंसे। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो ना, कहीं भी जा रहे हो, एक बार देख लो, परख लो। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप अगर बच्चे भी हो तो हो सकता है कभी आगे आपको जाना हो किसी होटल में रुकने के लिए या कहीं स्टडी करने के लिए, कहीं फ्लैट लेना पड़े, पीजी लेना पड़े, थोड़ा सा एक बार ना बैकग्राउंड पता कर लो उस घर का और वहां पे जो ओनर्स हैं उनका, कहीं आप भी ऐसे ट्रैप में ना फंस जाओ। नो वन नोज कि उसके बाद क्या हो सकता है या फिर आपके ऊपर चीजें कितनी भारी पड़ सकती हैं। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी कुछ हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो YouTube को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो इस मोटिवेशन को बना के रखिए। लास्ट में यही कहूंगा, यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए।